नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स की डेली क्लास यहां पर चलती है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 6 जून 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स। तो इसमें 6 जून 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संपूर्ण संग्रह किया गया है। जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी तैयारी बेहतर होगी और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता का निर्धारण हो पाएगा। पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। प्रश्न था कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। इस प्रश्न की संबंधित सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गया जिले के टनकुप्पा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा मोटे अनाजों के लिए। दरअसल यहाँ पर आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का राइट आंसर किया, थोड़ी सी गड़बड़ी आप लोगों ने कर दिया। एक्चुअली में जो प्रश्न हमने आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास में बतलाया था वो ये प्रश्न था कि बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। और इसके बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया था, इसमें एक तो राइट आंसर था गया, दूसरा वैशाली। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन में भी सारी चीजों को देख सकते हैं। ये प्रश्न जो था दो पार्ट में डिवाइड था, दो चीजों की जानकारी हमने आपको दिया था। एक तो कम पानी से मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए। अगर पान की खेती की बात अगर किया जाता प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ, तो इसका राइट आंसर होता वैशाली। लेकिन पिछले वीडियो में जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था वो सिर्फ और सिर्फ मोटे अनाज को लेकर ये प्रश्न पूछा गया था कि कम पानी से मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो गया जिले के टनकुप्पा में। मैंने प्रश्न को थोड़ा सा इसलिए चेंज किया क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने छात्र ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रट्टूमल की तरह पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिले इस प्रश्न के बारे में जो हमने पिछले वीडियो में आपको पूछा था। यहाँ पर राइट आंसर उन्होंने किया है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों विकल्प को वो सही किया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कम पानी से मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो निर्माण होगा ये गया जिले के टनकुप्पा में किया जाएगा। वो सभी बातें हमने जो जानकारी आपको दिया वो यहाँ पर दर्शाई गई है। हालांकि पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दिया गया था। और इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें शहद के लिए तो बांका में शहद, दरभंगा में मखाना और किशनगंज में चाय का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताई गई थी। आई होप कि आपको याद होगा। तो ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। नवीनतम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में तो बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में अंतिम स्थान पर है राज्यों की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक सारे पॉइंट को देखिएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह सारी बातें कही गई है कि दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व की तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप देखेंगे कि जबकि दिल्ली का दूरसंचार घनत्व 273.67% दर्ज किया गया। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 5G आने के बाद भी लगभग 45% आबादी के पास मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। ये बातें भी इस रिपोर्ट में कही गई। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जो नवीनतम रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में कितने प्रतिशत आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है। तो ध्यान रखेंगे 45% आबादी के पास मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के बाद दूरसंचार सेवाओं का लाभ लेने में केरला दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यानी कि दूरसंचार सेवा के अंतर्गत दूरसंचार घनत्व की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है।
अगला पॉइंट है कि दिल्ली में 100% यानी कि 100% लोगों के पास मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी तो है ही, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 सिम कार्ड भी हैं। ये बातें भी इसी रिपोर्ट में कही गई। अगले पॉइंट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार घनत्व के मामले में देश का राष्ट्रीय औसत है 84.51% या फिर 84.51% राष्ट्रीय औसत दर्ज किया गया। पूरे मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी को मिलाकर जो औसत तैयार हुआ वो है 84.51%। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखना है आपको कि कुल 11 राज्य दूरसंचार घनत्व के मामले में राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में 55.23% के साथ सबसे अंतिम स्थान पर रहा। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी सारी जानकारी याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है। तो नवीनतम निर्देश के आधार पर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17% कम से कम ये करने का निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 जून 2023 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा की और वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने कुछ बातें कही और कुछ निर्देश भी दिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 9% रह गया था। क्योंकि यहाँ पर बंटवारे की बात हुई बिहार और झारखंड की, तो हालांकि बहुत सारे छात्र जानते भी होंगे। पुनः मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो बंटवारा यानी कि झारखंड जो अलग हुआ बिहार से, ये तिथि थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। और बिहार और झारखंड का जो सम्मिलित भूभाग था उसमें से सम्मिलित भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, जो निर्देश दिया गया या फिर जो बातें कही गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, वो चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है कि वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी और 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 22 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में पौधारोपण किए जाने से राज्य का हरित आवरण क्षेत्र 15% तक पहुंच गया है। लेकिन उन्होंने निर्देश देते हुए यह कहा कि राज्य का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम 17% तक हो, इसके लिए तेजी से पौधारोपण कराया जाए। ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर एक्स्ट्रा देने वाला हूँ कि ट्विटर पर नीतीश कुमार का जो ट्विटर हैंडल है वहां पर एक पोस्ट किया गया था कि बिहार के सभी पंचायतों में कम से कम 2000 पौधे लगाए जाएंगे। इस पोस्ट की बात करें तो शायद वर्तमान समय में ये पोस्ट उपलब्ध नहीं है, मैंने चेक किया था, शायद इसे डिलीट कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर यह ध्यान है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अभी हाल ही में जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जो समीक्षा बैठक आयोजित हुई, इसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। एक जानकारी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूमि वन के अधीन होनी चाहिए, यानी कि किसी भी क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन का होना या फिर वन का आवरण होना काफी आवश्यक है। ये बातें कही गई थी 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति की रिपोर्ट जारी हुई थी। इन सब के अतिरिक्त यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। हालांकि कुछ समय पहले भी हमने आपको बताया था। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षों का जो क्षेत्र है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर में है या फिर 80.9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, और जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। यानी कि जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुल क्षेत्र की बात करें तो ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन प्रतिशतता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर ये महज 24.62% है। लेकिन यहाँ पर बिहार के संदर्भ में भी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि जबकि बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन का आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है, जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार के संदर्भ में बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का महज 7.84% पर ही वन का आवरण है। लेकिन बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार में 15% क्षेत्र पर वन का आवरण है या फिर हरित आवरण क्षेत्र है। तो दोनों दृष्टिकोण से आपको चीजों को समझना है, दोनों तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो हाल ही में किस देश के मकासर द्वीप पर 4 से 8 जून 2023 तक आयोजित किया या फिर आयोजित किया जा रहा है। तो मकासर द्वीप की बात आई है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया में ये द्वीप है। यहीं पर अभी हाल ही में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन किया गया है। संबंधित तथ्यों के अंतर्गत पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, कोमोडो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया के मकासर द्वीप पर किया गया या फिर किया जा रहा है।
आयोजन तिथि की बात करें तो 4 से 8 जून 2023 इसका आयोजन तिथि है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में कुल 47 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। इस वजह से इसे कहा गया है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। हालांकि एक जानकारी यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, भारत इस नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। ये चीजें भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ जाए। अगर हम भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास की बात करें तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है समुद्र शक्ति, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर हमने दर्शाया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण हाल ही में 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया। हालांकि यहाँ पर मैंने वो स्थान ऐड नहीं किया है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास को रेगुलर फॉलो किया तो आपको पता होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ये चौथा संस्करण समुद्र शक्ति का कहाँ आयोजित किया गया था। हालांकि इन सब के अतिरिक्त कुछ पॉइंट और भी है, जैसे कि अगले पॉइंट में हम बात करें तो वर्ष 2021 में भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी कि इंडो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण आयोजित किया गया था 2021 में। एक जानकारी यहाँ पर अति महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी 17वें G20 शिखर सम्मेलन के तहत यहाँ के जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो यानी कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले 1 वर्षों के लिए भारत को G20 की कमान सौंपी है। यानी कि मौजूदा समय में G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, यानी कि अगले 1 वर्ष तक G20 के कार्य उद्देश्य को लेकर आगे जाएगा भारत। इन सब के अतिरिक्त मोस्ट इंपोर्टेंटली ये ध्यान रखिए जो 17वां सम्मेलन था G20 शिखर सम्मेलन का, इसका थीम क्या था, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इसका 2022 का 17वें शिखर सम्मेलन का निर्धारित थीम था। आई होप कि आपको ये सारी बातें याद होगी, कई बार हमने आपको रिवीजन कराया है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में कुछ अहम जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि संप्रीति जो युद्धाभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच आयोजित होती है, या फिर भारत और किस देश के बीच ये आयोजित होता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है जो कि द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, इसका नाम है संप्रीति। अगला है मित्र शक्ति जो कि भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच। इसके अतिरिक्त हमारा अगला है वज्र प्रहार जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होता है। हालांकि एक युद्धाभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच ये भी आयोजित होता है। अगले पॉइंट में बात करें नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ध्यान रखिए, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये दोनों भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होता है, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा 8वां है शक्ति अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। अगला है धर्म गार्जन जो कि भारत और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट हैंड इन हैंड जो कि भारत और चाइना के बीच, और अगला है सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच। ये कुछ ऐसे द्विपक्षीय अभ्यास हैं जहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस राज्य के अंकोला के करी इशद आम को हाल ही में जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये करी इशद आम संबंधित है कर्नाटक से। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि हाल ही में कर्नाटक के अंकोला में आम की एक खास किस्म करी इशद आम को जीआई टैग दिया गया है। ये संबंधित है कर्नाटक के अंकोला से। और इस आम की विशेषताओं की बात करें तो इस आम की खास बात यह है कि इसमें अच्छी खुशबू आती है तथा अन्य आम की किस्म की तुलना में इसमें ज्यादा गुदा होती है। इस वजह से ये खास है, जिसको भी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अगले पॉइंट में हमने आम की एक किस्म की बात की है सुंदरजा आम की, जो कि जानकारी हमने कुछ समय पहले ही आपको दिया था। आई होप कि आपको याद होगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया। सुंदरजा आम की बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि सुंदरजा आम में शर्करा का जो स्तर है वो काफी कम होता है, जिससे इसे शुगर के मरीज अर्थात डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। तो इस वजह से इसकी प्रसिद्धि है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। इस आम का नाम था सुंदरजा आम। हालांकि कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि उद्यान निदेशालय की अभी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शॉर्ट में हमने लिखा है कि उद्यान निदेशालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आम और शहद के उत्पादन में बिहार देश भर में चौथे स्थान पर है। ये नवीनतम रिपोर्ट है, मई 2023 में ये रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के आधार पर आम और शहद के उत्पादन में बिहार देश भर में चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा।
हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगर हम आम के उत्पादन की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक आम का जो उत्पादन होता है ये दरभंगा में होता है। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में उत्पादित आम की विभिन्न प्रजातियों में से भागलपुर की जर्दालू आम को भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार का जो जर्दालू आम है जो कि भागलपुर से मूल रूप से संबंधित है, इसे 2018 में जीआई टैग मिला था। तो यहाँ पर जो भी आम के उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि बात हो रही है जीआई टैग के बारे में, तो जीआई टैग के बारे में कई जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। बिहार के उत्पादों को लेकर कल वाले वीडियो में भी हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार को अब तक जो जीआई टैग मिला ये 3 कैटेगरी मिला है। एक तो खाद्य पदार्थ, एक हस्तकला और एक कृषि कैटेगरी में। खाद्य पदार्थ वर्ग में सिलाव खाजा को, जबकि हस्तकला वर्ग में सुजनी कढ़ाई, सिक्की क्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और भागलपुरी सिल्क। वहीं पर कृषि कैटेगरी में बात करें तो शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना और उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 2023 में मरचा चावल को, ये कृषि कैटेगरी में बिहार के उत्पाद को जीआई टैग मिला है। कृषि वर्ग में या फिर कृषि उत्पाद की श्रेणी में देखें तो मरचा चावल बिहार का छठा ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग मिला है। ये जानकारी अहम है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं। जो चर्चा हमने किया था उद्यान निदेशालय की जो नवीनतम रिपोर्ट है जो हाल ही में आई थी, तो इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। ये सारी जानकारी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। इस तरह के डेटा आपके एग्जाम में हमने देखा कि कई बार पूछे गए। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। क्योंकि मखाना की यहाँ पर चर्चा हुई तो मखाना के बारे में ध्यान रखिए, पिछले वर्ष मखाना को, बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दिया गया। हालांकि यहाँ पर समझने योग्य बात यह भी है कि इसे पहले बिहार मखाना नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित करते हुए मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग दिया गया। ये जानकारी नोट कीजिएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है तो बिहार के बारे में ही सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। आलू के उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर, आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर, केला उत्पादन में बिहार देश में अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि इन सब उत्पादों की बात करें प्रतिशतता के आधार पर तो भारत में उत्पादित कुल लीची का जो 40% से अधिक उत्पादन होता है ये बिहार में होता है। मशरूम का 10% से अधिक उत्पादन में बिहार में होता है। मखाना का 85% से अधिक उत्पादन बिहार में होता है। यानी कि पूरे भारत में जितना मखाना उपजाया जाता है उनमें से 85% से अधिक का उत्पादन अपना बिहार में होता है। लंबी भिंडी की बात करें तो 13% से अधिक का उत्पादन बिहार में होता है। ये सारी बातें उद्यान निदेशालय भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट से संबंधित है। इस तरह के रेगुलर पोस्ट हमारी टीम के माध्यम से फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम के बारे में। खास करके 69वीं बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम आपका आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को, और इसकी फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है वो भी अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम की, उस एग्जाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल होता है। किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज का अहम रोल इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी तैयारी का आकलन करता है। आप ये खुद से जान पाते हैं कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है, आगामी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। हालांकि हजारों छात्र इसमें ज्वाइन अब तक कर चुके हैं। आप भी चाहें तो इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का घर बैठे सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। हालांकि इस कोर्स में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी प्रदान किया जाएगा आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, जिसमें आपको सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण मिलेगा। 2022 से अब तक का सारा मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको। सिलेबस आधारित नोट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके आदि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास चलती है वो चीजें भी यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस कोर्स में बिहार सामान्य अध्ययन का एक हमारा स्पेशल नोट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इन सब के अतिरिक्त टॉपिक स्टडी के कई सारे नोट्स और पीडीएफ आदि हैं, वो सभी आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। निश्चित तौर पर आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका सिलेक्शन का निर्धारण हो पाएगा। जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है, आप इसे फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये तमाम चीजें उपलब्ध है, तो वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी मेकर ऐप पर अभी फिलहाल पेमेंट पेज में कुछ गड़बड़ी है, जिस वजह से यहाँ पर ये पेड ग्रुप के माध्यम से आपको ज्वाइन करवाया जा रहा है। जो भी छात्र इच्छुक हैं पेड ग्रुप के माध्यम से ही ज्वाइन करेंगे, आपको दोनों जगह एक्सेस मिलेगा। टेलीग्राम पर जो पेड ग्रुप चल रही है वहां पर भी एक्सेस मिल जाएगा, और एप्लीकेशन पे जो पेड ग्रुप संचालित है या फिर जो कोर्स संचालित है वहां पर भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि टेलीग्राम से आपको ज्वाइन करना है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में 2 जून 2023 को
किस स्टेशन पर शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई? यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये पूछा गया है कि किस स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। इस प्रश्न की हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहनागा स्टेशन, उड़ीसा। ये भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी विनाशकारी ट्रेन हादसा है, जो कि 3 ट्रेन आपस में टकराई थी। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट था कि ये किस स्टेशन पर ये एक्सप्रेस है, मतलब ये जो हादसा हुआ किस स्टेशन पर हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे क्योंकि जो नाम बहुत ज्यादा खबरों में है या फिर जो चर्चित है, ये बालासोर के बारे में कहा जा रहा है कि बालासोर के आसपास ये घटना हुआ। बालासोर एक जिला है, यहीं पर यह दुर्घटना हुआ। लेकिन मूल रूप से आप ये ध्यान रखेंगे ये स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे ये स्टेशन का नाम है बहनागा स्टेशन, जो कि यहीं पर यह दुर्घटना हुआ है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि यह ट्रेन हादसा बालासोर उड़ीसा के बहनागा स्टेशन पर 2 जून की शाम लगभग 7 बजे घटित हुआ है। अब यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट है कि यह ट्रेन हादसा या फिर ये जो हादसा हुआ ये कोरोमंडल ट्रेन द्वारा लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। दरअसल यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे टक्कर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी पर उतर गए तथा कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी समय यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बेंगलुरु से आ रही थी। इस ट्रेन ने भी जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से यह हादसा इतना भीषण हो गया। और यहाँ पर यह ध्यान है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 300 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है तथा 1000 से अधिक घायल हुए हैं। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हमने एक जानकारी आपको दिया है लूप लाइन के बारे में। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया लूप लाइन आखिर क्या होता है। मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है और ये मान लीजिए स्टेशन है। इस प्रकार से स्टेशन, मान लीजिए ये स्टेशन है। ये ट्रेन की पटरी जब स्टेशन में प्रवेश करने को जाती है या फिर प्रवेश करती है तो वहां पर देखेंगे कि एक पटरी कई पटरियों में विभाजित हो जाती है। यानी कि एक प्रकार से अगर हम आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करें तो एक प्रकार से ये ट्रेन को पार्क करने का स्थान होता है लूप लाइन, और जो मेन लाइन होती है वो बीच में होती है, जो कि मेन लाइन से ट्रेन को गुजरना होता है। और यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात करें, ये घटना इस प्रकार से घटी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरना था लेकिन वो लूप लाइन में चली गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, लूप लाइन में पहले से ही एक ट्रेन खड़ी थी। हालांकि सिग्नल के आधार पर ही गई होगी, क्योंकि सिग्नल हो सकता है कि वीक रहा होगा, क्योंकि ट्रेन जो संचालित होती है ट्रेन लोको पायलट के द्वारा, उस सिग्नल के आधार पर ही चला जाती है। हो सकता है सिग्नल में कोई गड़बड़ी भी होगी तो उन्हें लगा कि लूप लाइन में ही हमें जाना है, तो लूप लाइन में गया। लेकिन वहां पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी, तो उस मालगाड़ी में कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से 12 डब्बे पटरी से उतर गए और कुछ डब्बे दूसरी पटरी पर, यानी कि दूसरी पटरी जो साइड में थी उस पटरी पर चला गया। और उसी समय उस पटरी पर यशवंत हावड़ा एक्सप्रेस दूसरी ओर से चली आ रही थी और उस ट्रेन ने भी जोरदार टक्कर मारी, जिस वजह से यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 3 ट्रेन एक साथ आपस में टकरा गई। और ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे विनाशकारी ट्रेन दुर्घटना माना जा रहा है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हालांकि कुछ जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है, लेकिन इस ट्रेन दुर्घटना के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इमेज हमने आपके समक्ष रखा है। आप ये भयावह स्थिति को देख के समझ सकते हैं कि ट्रेन का जो इंजन है वो देखिए, कुल मिला के ये जो कह सकते हैं पैसेंजर वाली ट्रेन है इसके ऊपर चढ़ गया है। समझिए कि ट्रेन इंजन का भार कितना होता है, एक्सीडेंट कितना, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा रहा होगा, जो कि इसके ऊपर पर चढ़ गया है। और यहाँ पर दूसरे इमेज में देखेंगे तो ये स्थिति इस प्रकार से जाहिर हो रही है, कितना विनाशकारी ये दृश्य रहा होगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय में ये दुर्घटना हुआ था और पूरी के पूरी बत्ती गुल हो गई थी। अंधेरे में किस प्रकार की वहां पर भयावह स्थिति हो गई हो, आपसे गहराई से समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली घटना है, जो आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे हैं। हालांकि भारत के इतिहास में इस तरह की घटना पहले भी कई बार हुई है, वो जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। एबीपी न्यूज के आधार पर हमने इस पोस्टर को यहाँ पर शामिल किया है। एबीपी न्यूज की तरफ से जारी किया गया था, तो इस पोस्टर या फिर इस इंफॉर्मेशन का जो क्रेडिट जाता है ये एबीपी न्यूज को ही जाता है। और यहाँ पर हम बात करें 6 जून 1981 की, तो 6 जून 1981 को बिहार में एक ट्रेन हादसा हुआ था। ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, इससे ज्यादा भी लोगों की मौत हुई होगी। बागमती नदी में ट्रेन गिरा था 6 जून 1981 को। हालांकि इसके अतिरिक्त कुछ और भी ट्रेन दुर्घटना के बारे में यहाँ पर चीजें दर्शाई गई है, लेकिन रिसेंटली जो हुआ 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर में ये 3 ट्रेन आपस में टकराई। तो ये जानकारी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 6ठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से डिजिटल कुंभ म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया।
उत्तर प्रदेश में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। इसी उपलक्ष्य में अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है और इसके माध्यम से कुंभ संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन दिखाया जाएगा, जिसमें समुद्र मंथन गैलरी, अखाड़ा गैलरी आदि शामिल होगा। यानी कि महाकुंभ से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी इसे डिजिटल कुंभ संग्रहालय के माध्यम से ऑनलाइन दिखाया जाएगा। इसको लेकर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा ये घोषणा किया गया। इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे महाकुंभ के आयोजन के बारे में कि इसका आयोजन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार ये 4 स्थान है जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें इसके पिछले संस्करण की, तो पिछली बार वर्ष 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इन चारों स्थानों पर 12 वर्ष के अंतराल पर ये कुंभ या फिर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के वैशाली जिले के सोनपुर में गंडक नदी के तट पर लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बना है, तो 3 चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। ये किस जिले में लगता है, तो वैशाली जिले में। किस नदी के तट पर, तो गंडक नदी के तट पर। इतनी सारी जानकारी बिहार जीके के संदर्भ में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से प्रश्न एराइज होते हैं। अगले पॉइंट में हम यहाँ पर बात करें 7वें प्रश्न की, तो एयरलाइन रेटिंग.com द्वारा हालिया जारी दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी है एयरलाइंस रेटिंग.com। इसकी तरफ से जो रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई, इस आधार पर एयर न्यूजीलैंड पहले स्थान पर यानी कि शीर्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर हमने विस्तार से लिखा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एयरलाइन रेटिंग.com ने दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस की सूची जारी की है और इस सूची के अनुसार एयर न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन चुनी गई है। हालांकि इसके बाद दूसरे व तृतीय स्थान की बात करें तो इसके बाद कतर एयरवेज और एतिहाद एयरवेज यूएई का जो है ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आया। यानी कि टॉप 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एयर न्यूजीलैंड पहले स्थान पर, कतर एयरवेज दूसरे स्थान पर, एतिहाद एयरवेज जो कि संयुक्त अरब अमीरात की एयरवेज है ये तीसरे स्थान पर है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखें। और जो यहाँ पर आप ये लोगों को देख रहे हैं ये एयर न्यूजीलैंड का लोगो। अब यहाँ पर इस रेटिंग की बात करें तो यह रेटिंग 12 मानदंडों के आधार पर तैयार किया गया। हालांकि अगले पॉइंट में ये जानकारी हमने आपको दिया है कि दुनिया में जहाज की पहली उड़ान कब हुई थी, ये कौन सा जहाज था, ये तिथि कौन सी थी। वो जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राइट ब्रदर्स ने 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम का हवाई जहाज उड़ाया था। राइट ब्रदर्स यानी कि राइट बंधु। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पहले भी कई बार बने हैं। तो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम का यह हवाई जहाज उड़ाया गया था 17 दिसंबर 1903 को। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा चक्रवाती तूफान मावार निम्नलिखित में से किस देश में भारी तबाही मचाई। मावार चक्रवाती तूफान की बात करें तो अभी हाल ही में इस तूफान ने जापान में भारी तबाही मचाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चक्रवाती तूफान मावार हाल ही में जापान में आया एक विनाशकारी तूफान था जिसने भारी तबाही मचाई। दरअसल इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो मई 2023 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोचा इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान था। ये ध्यान रखिएगा, मोचा चक्रवाती तूफान इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान था जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था मई 2023 में। और इस चक्रवाती तूफान का नामकरण यमन ने अपने लाल सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसका जो नामकरण किया गया ये यमन के द्वारा किया गया। यमन अपने लाल सागर तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर इसका नामकरण किया और नाम रखा मोचा। मोचा चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द है जो कि आपको ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में आया चक्रवाती तूफान इल्सा जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया था। इल्सा के बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया में आया एक चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारा नवा प्रश्न होगा कि 3 जून 2023 को मनाए गए विश्व साइकिल दिवस की थीम या फिर विषय निम्नलिखित में से क्या थे। यहाँ पर हमारा कोई भी विकल्प सही नहीं है। इस आधार पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में हम विस्तार से अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये संयुक्त राष्ट्र का 6 अंगों में से एक अंग है। इसकी जानकारी अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विश्व साइकिल दिवस के थीम के बारे में। तो इस वर्ष जो मनाया गया विश्व साइकिल दिवस 2023 का इसका निर्धारित थीम था सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी। ये यहाँ से ध्यान रखिए।
चूंकि साइकिल की बात हो रही है तो साइकिल की अगर हम इतिहास की बात करें, इसका सफर किस प्रकार से गुजरा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ष को भी आप देख सकते हैं 1818, 1830, 1860, 1870, 1885, 1860 और 1960 और 1970 आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कार्यकाल या फिर जो मतलब समय गुजरा है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। और वर्तमान स्थिति में साइकिल की बात करें तो मुख्यतः इस प्रकार से साइकिल हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका कार्यकाल गुजरा है साइकिल का। पहले के समय से होती थी। यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही अटपटांग है, हालांकि ये भी साइकिल चलाया गया था 1870 के दशक में। आप यहाँ पर तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे हैं और अभी जो वर्तमान स्थिति है कुल मिला के इस प्रकार की वर्तमान स्थिति है जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन चर्चा हो रही थी संयुक्त राष्ट्र के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थापित है और इसके वर्तमान सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 193 सदस्य देश इसमें शामिल है। आधिकारिक भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो इसके 6 प्रमुख अंग हैं। तो इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6 प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र के। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये हेग में है, हेग जो कि है नीदरलैंड में। ये जानकारी आपको याद होगा, कई बार हमने आपको बताया है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में कई सारी जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो ये 10वां प्रश्न है कि पोषण पोया पर्व निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये श्रीलंका में मनाया जाता है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है पोषण पोया पर्व या फिर दिवस श्रीलंका में जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दरअसल यहाँ पर यह ध्यान है कि यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। ऐसी मान्यता है कि 2000 साल पहले आज ही के दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, जिस वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर ये बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 में हुआ था। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 528 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को बोधगया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। और इसके उपरांत जो इन्होंने अपना प्रथम जो कह सकते हैं उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये एक ऐसा टॉपिक है बौद्ध धर्म, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बने हैं और उनमें से ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये जानकारी ध्यान रखिए, पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 दोस्तों को दिया था, 5 मित्रों को दिया था सारनाथ में। ये दृश्य को देखकर आपको याद आ रहा होगा जो चीजें आपने भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ा होगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, निश्चित तौर पर आपको ये सारी चीजों पर अच्छी पकड़ रखनी चाहिए। हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि बौद्ध संगति के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 बौद्ध संगति की बात करें, हालांकि 5 से 6 बौद्ध संगतियां आयोजित हुई, लेकिन प्रश्न जो बनते हैं अमूमन देखा गया कि 4 बौद्ध संगति के बारे में ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी राजगिरी में अजातशत्रु के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी कालाशोक के शासन काल में, और इसके अध्यक्ष थे साबकमेर। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई और इसके अध्यक्ष थे मोगलेपुत्तिस। लेकिन चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क के शासनकाल में ये आयोजित हुआ था, और इसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये पहला बौद्ध संगति था, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद का सृजन किया गया था। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो प्रश्न के आधार पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना। आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण तेलंगाना में किया जा रहा है, और यह 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ये अपुस्जा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जा रहा है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। हालांकि इसको लेकर अपुस्जा इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंपली फॉर्ज क्रिएशन के साथ करार किया या फिर समझौता किया है। तो ये भी यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि तेलंगाना की बात हुई तो अभी हाल ही में 2 जून 2023 को तेलंगाना का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए।
2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पिछले वाले वीडियो में इसकी हमने कंप्लीट जानकारी आपके समक्ष रखा था। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, आप अगर पिछले वीडियो को देखेंगे तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आई होप कि आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर क्लास को फॉलो करते हैं और चीज़ें आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 12वें प्रश्न पे। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस एथलीट ने नीदरलैंड में आयोजित टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योति याराजी। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हाल ही में नीदरलैंड के टिलबर्ग में आयोजित टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में भारत की एथलीट ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। ये ध्यान रखिए, अभी टिलबर्ग न्यूजीलैंड, ये यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी इसका जो आयोजन था ये टिलबर्ग नीदरलैंड में हुआ। ये यहाँ पर भारत की ज्योति याराजी ने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर नीदरलैंड हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। हालांकि भारत के 3 बड़े सबसे निर्यातक देश की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई और तीसरे स्थान पर है कौन? तो नीदरलैंड, जो कि हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। भारत के 3 बड़े सबसे आयातक देश की बात करें तो अमेरिका, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात क्रमशः पहले, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। हालांकि नीदरलैंड के बारे में संबंधित और भी कई सारी जानकारी है जो कि हालिया करंट अफेयर्स के प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर स्टीफन मायबर्ग नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नीदरलैंड हाल ही में दुनिया में अपनी छवि को आसान बनाने के लिए हॉलैंड नाम को हटा दिया है। नीदरलैंड देश को 2 नाम से जाना जाता था, एक तो नीदरलैंड और एक हॉलैंड। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था और नीदरलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा किया कि नीदरलैंड को अब नीदरलैंड नाम से ही जाना जाएगा, हॉलैंड नाम से अब नहीं जाना जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। और नीदरलैंड का एक शहर है हार्लेम शहर, जो कि अभी हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है और नीदरलैंड में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, जिसे आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन यानी कि मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। और जो जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया है आप लोग वहां पर विस्तार से सभी जानकारी लिखेंगे। और पेड ग्रुप के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ध्यान रखिए, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी। तैयारी का आप घर बैठे सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर करंट अफेयर्स का एक नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है और इस पेड ग्रुप की बात करें तो 299 रुपये में इस पेड ग्रुप का लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलने वाला है, जिसमें करंट अफेयर्स के अंतर्गत डेली, मंथली और ईयरली नोट्स मिलेगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। विस्तृत और सर्वश्रेष्ठ संकलन यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप में मिलने वाला है। अगर हम बात करें डेली करंट अफेयर्स की तो प्रत्येक सुबह 5 बजे ये आपको पेड ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये पेड ग्रुप आपका केवल और केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इसमें कैसे आप ज्वाइन करेंगे वो प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। तो जितने भी छात्र बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मूल रूप से कर रहे हैं तो इस पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जब तक आप तैयारी करेंगे यहाँ से करंट अफेयर्स का नोट्स आपको मिलता रहेगा।